स्टूडेंट्स और सभी गार्जियंस को मेरा नमस्कार। सभी टीचर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनका भी बहुत-बहुत नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही आज की वीडियो में एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये हर किसी के लिए ज़रूरी है टॉपिक। एक बड़ा अहम सवाल है जीवन में जो हर किसी को फेस करना पड़ा है कभी-कभी कि क्या मैं पढ़ने में सही में वीक हूँ? पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है? कई शिक्षक या गार्जियन के मन में भी ये सवाल कई बार आया है, क्या मेरा बच्चा वीक है पढ़ाई में? पढ़ाई करके आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ज़ीरो फ़ियर मैथ के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि भगवान का बनाया कोई भी बच्चा कहीं से कमज़ोर नहीं है। हाँ, कुछ कमियाँ हैं जिसके वजह से पढ़ाई जैसा रुचिकर टॉपिक भी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आज की डेट में एक बोझ बन गया है। लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, इस इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ पढ़ाई करना है, ये कॉलेज मिलना चाहिए। बहुत कुछ अच्छे टीचर्स हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण ये है कि हम बच्चों की समस्याओं के जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। रूट जो प्रॉब्लम्स का रूट है, उस पे हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। बस केवल रेस में लगे हैं, दिक्कत ही नहीं समझ में आ रही है लोगों को। आज इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारी दिक्कतों को कवर करूँगा, जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं या फिर जिन कमियों की वजह से 2 बच्चे एक बहुत टैलेंटेड ग्रुप में जा रहे हैं, दूसरे बेचारे संघर्षशील हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। किसी न किसी ग्रुप में आप किसी स्टूडेंट के साथ जुड़े होंगे या फिर आप खुद ही स्टूडेंट होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। उन बारीकियों को बताऊँगा कि जिनको छोटी-छोटी बातें हैं, उनको फॉलो करके हम बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बच्चों के अंदर ला सकते हैं। एक बहुत अजीब बात है कि जब घोड़े को हम एक ज़ोर से चाबुक मारते हैं, तो घोड़ा थोड़ा तेज़ दौड़ने लगता है। घोड़ा थोड़ा तेज़ दौड़ने लगता है, इसका मतलब घोड़े की एफिशिएंसी में कहीं से अचानक से वृद्धि नहीं हो गई है, मजबूरी में तेज़ दौड़ा है। लेकिन चाबुक खा के दौड़ने वाला घोड़ा क्या लंबी रेस में जीत पाएगा? नहीं, बिल्कुल ही संभव नहीं है। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैंने कुछ प्रेज़ेंटेशन रेडी किए हैं। उन प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से मैं समझाऊँगा कि किन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रख के जो दिक्कतें आ रही हैं कि पढ़ाई जैसा रुचिकर चीज़ भी बोझ बन गया है, कुछ ऐसा करें कि वो बोझ ना लग के एक इंटरेस्टिंग जर्नी लगे और हर बच्चा अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत ही ज़्यादा सफल हो। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में बने रहिए और समझिए उन चीज़ों को कि आखिर दिक्कत कहाँ आ गई। तो अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। आज का मेन टॉपिक है व्हाई ए चाइल्ड स्ट्रगल इन स्टडीज। ये सिर्फ चाइल्ड के लिए ही नहीं है, स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट स्टडी में दिक्कतें क्यों आती हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं कि आज की वीडियो किसके लिए है। आज की वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए है जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपने करिकुलम में, अपनी फैकल्टी में। उनको लगता है कि वो वीक हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ होगा कि नहीं, मैं आईआईटी क्रैक करूँगा कि नहीं, मैं एमबीबीएस बन पाऊँगा कि नहीं। क्या पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ, कितनी किताबें पढ़ लूँ? लेकिन ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेशन तो है। अगर आप तकनीकी तौर पे तैयार नहीं होंगे, तो इन बड़े-बड़े कॉम्पिटिशनों में आप सफल नहीं होंगे। इवन आप छोटे एग्ज़ाम्स एसएससी, बैंक, सीजीएल कहीं भी, कुछ भी करें, आपको इन छोटे-छोटे टूल्स को पता होना चाहिए। इसके लिए आज स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है ये। टीचर्स ताकि वो एक अच्छा देश, अच्छा स्टूडेंट का निर्माण करें, पूरा भारत का विकास होगा। पेरेंट्स इसलिए क्योंकि पहले टीचर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे वो एबीसी सिखाना हो या फिर वॉशरूम जाना सिखाना हो। हर कुछ पे एक गार्जियन ही टीचर होता है सबसे पहले। और हाँ, ये वीडियो उनके लिए है भी जो मैनेजमेंट कमिटी में है, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर कैसे बेस्ट रिजल्ट्स हम एक्वायर करें। तो नेक्स्ट जो पहला स्लाइड है
वो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है कि सबसे पहले कहीं न कहीं हर विद्यार्थी किसी न किसी मोड़ पे एकेडमिक चैलेंज फेस करता है, ठीक है? क्यों फेस करता है? क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। इमोशनल रीज़न है, फिज़िकल रीज़न है, एनवायरमेंटल रीज़न है और ये जो कमियाँ हैं इनको जितने अर्ली स्टेज में हम समझ पाएँ, उतना ही अच्छा स्टूडेंट ब्राइट आगे बढ़ पाएगा। कैसे जाने कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है? सबसे पहले तो बीमारी पता हो तभी तो इलाज होगा। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर कितना भी बेहतर है, उसने लंदन, फ्रांस कहाँ-कहाँ से डिग्री लेके आ रखी है, लेकिन आपकी जो बीमारी है, अगर वो डायग्नोज़ नहीं कर पाता है, तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, आप सबको पता है। वैसे ही कितना भी बेस्ट फैकल्टी मेंबर, बेस्ट टीचर मिल जाए, लेकिन जब तक उनको बच्चों की समस्याओं का एहसास नहीं होगा, वो इस पे वर्कआउट नहीं कर पाएँगे। तो इस और सिंपल अगर मान लिए डायग्नोसिस किसी को पता हो, तो आजकल चैट जीपीटी दवाइयाँ बता देता है, ठीक है? लेकिन वैसा करना नहीं है, आई एम नॉट प्रमोटिंग चैट जीपीटी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉमन साइन ऑफ स्ट्रगलिंग क्या है? कैसे लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले तो सिंपल जो मार्क्स सिस्टम जिसके पीछे हम हमेशा पड़े हैं, आपके बच्चे का मार्क्स वीक हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बेचारे बोलेंगे, "उफ़! इस बार 10 नंबर से मैं रह गया, इस बार 4 नंबर से रह गया।" ठीक है? उसके बाद दूसरा हमारा रेड साइन है, इंटरेस्ट नहीं होगा। आप बच्चा स्कूल जाते समय ही आप उसके चेहरे पे देखेंगे कि ऐसा दबाव है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, खुशी-खुशी स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है? दूसरा ये एक साइन है जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बच्चा बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तीसरा है उसको जो होमवर्क्स मिलते हैं वो भी आपको करवाना पड़ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट से खुद होमवर्क तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं फैकल्टी में दिक्कत है। के बाद एजिटेशन, गुस्सा ये सब चीज़ें भी आ रही हैं, तो कहीं न कहीं टीचर्स का डिलीवरी जो है सिलेबस की तरफ से और जो लेक्चर्स होते हैं उसमें कुछ न कुछ छोटी-छोटी कमियाँ हैं। या फिर आपका बच्चा फ्रीक्वेंट कंप्लेन करता है स्कूल जाने से, तब भी आप समझिए कि उसको क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। अब इसके कई चीज़ ज़िम्मेवार हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन पहला जो टॉपिक है उसको मैंने रेड इसलिए कर रखा है क्योंकि रेयर है कि बच्चे को सर्टेन डिज़ीज़ हो, बहुत कम बच्चों में होता है ये, तो इसको अभी हम अवॉइड कर लेंगे। अब दूसरा दिक्कत क्या आता है कि गैप इन फाउंडेशनल नॉलेज ये कैसे क्रिएट होता है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पहले क्लास में कुछ पढ़ाई करी और आपने देखा होगा हर चैप्टर आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाएँ, हर चैप्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हर चैप्टर से पहले 3-4 पेजेज़ की थ्योरी होती है। उस थ्योरी के बाद 8, 10, 15 क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? आपने सबने पढ़ा होगा। अभी के प्रेजेंट एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चूँकि हम रैट रेस में लगे हैं, हमें सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेशन है। तो हम क्या करते हैं कि उस सिलेबस से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि भई ये एग्ज़ाम में ये आ सकता है, उसको फ़िल्टर करके बच्चों को पढ़ा देते हैं। इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा जो मेरे ऊपर ही बीता है। मेरा एक छोटा भाई है, वो एग्ज़ाम के टाइम में आराम से बैठा हुआ था। मैंने पूछा, "यार तेरे एग्ज़ाम्स है, थोड़ी पढ़ाई कर लो।" उसने कहा, "चिंता मत करो भैया, मेरे पास तो टीचर ने गेस क्वेश्चंस दे रखा है, वो ही एग्ज़ाम में आने वाला है और वो मुझे सारा याद है।" और अनफॉर्चुनेटली हुआ यही, जब मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे एग्ज़ाम के तो 70% क्वेश्चंस गेस पेपर के थे, थोड़ा बहुत इसको आता था, मार्क्स 90 प्लस, पिताजी खुश कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, टीचर्स और स्कूल फैकल्टी सब कुछ कि हमारे स्टूडेंट्स ब्राइट हैं, लेकिन अभी जब वक़्त के साथ बढ़ते-बढ़ते वो 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया, अभी कॉम्पिटिटिव तैयारियों में लगा, दिक्कतें हो रही है उसको, वो मैथमेटिक्स से भागने लगा है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, वो सरेंडर कर चुका है। ऐसा उस बच्चे के साथ नहीं है, ऐसा स्ट्रगल हम आप सबने कहीं न कहीं फेस किया है और देखा है कि दिक्कत है।
तो इसलिए जब भी किसी पढ़ाई को करें, आप किसी टॉपिक को पढ़ें, तो टाइम लेके उसके फंडामेंटल्स को समझें, ठीक है? फंडामेंटल्स को आप समझेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन्स का आंसर करेंगे, वो भी खुद से, तब जाके आप कहीं एक ब्राइट स्टूडेंट बनेंगे। होता क्या है, फिजिक्स साइंस का चैप्टर एक वाटर सपोज़ टीचर ने पढ़ाया, उस वाटर चैप्टर के लास्ट में 5 क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर एंड ब्ला ब्ला, बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 राइट और रॉन्ग साइन करने की तैयारी। अब ये जो लास्ट पेज होता है, इसमें पढ़ाई नहीं है। इस ये क्वेश्चंस तो दिए हैं नॉलेज टेस्ट के लिए कि आखिर ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें आपको क्या समझ में आया। तो नॉर्मल ट्रेंड है, टीचर्स उन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में लिखवा देते हैं, बच्चा घर आके रट लेता है। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 हर क्लास में रट के वो क्लास और ग्रेड्स कंप्लीट करते रहता है। लेकिन खेल शुरू होता है जब वो बच्चा रियल कॉम्पिटिटिव मार्केट में आता है, ठीक है? वो आईआईटी के एग्ज़ाम देना आता है, मेडिकल की तैयारी करने आता है। अब उसके साथ क्या होता है कि 12 साल की पढ़ाई जो उसने मगअप करके क्लास क्रॉस किया है, वो सारा एक साथ अप्लाई होने लगती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में या कई यूपीएससी लेक्चर्स जो भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम है, उसमें देखा होगा कि सबसे पहले कोई भी जो सक्सेसफुल आईएएस, पीसीएस हैं, वो यही बोलते हैं कि 10th तक की और 12th तक की एनसीईआरटी की सिलेबस पूरी आप कंप्लीट कर लें, तो 70 टू 80% क्वेश्चंस आपके हो जाएँगे। बाकी 20% के लिए ही आपको मॉडिफाइड स्टडी करनी पड़ेगी। अब सोचिए यूपीएससी लेवल टाइप का एग्ज़ाम में भी चर्चा यही होती है कि 12th तक के क्वेश्चंस आपके सिलेबस डीपली आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आप कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे राइटर्स की बुक की तरफ जाते हैं, तभी आपको वो समझ में आता है। नहीं तो आपका बेसिक 1 टू 10th 1 टू 12th अगर डिस्टर्ब है, तो आप एक अच्छे राइटर की डीप नॉलेज वाली बुक पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में जो कॉम्प्लेक्स शब्द, टॉपिक्स दे दिए गए हैं, आप उनके डेप्थ तक कभी नहीं पहुँचेंगे और डेप्थ तक जब नहीं पहुँचेंगे, तो अच्छा आंसर राइटिंग नहीं होगा। सेम साइंस पे भी अप्लाई होता है। अगर आप साइंस का नॉर्मल 12th सॉल्व कर रहे हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड ले आएँगे। लेकिन जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में जाते हैं, जितनी थ्योरीज़ आपने स्किप करी है, जितने पेजेज़ आपने छोड़े हैं, वो सब का एप्लीकेशन एक साथ आता है। फिर आप अचानक से सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब तो मैं बहुत वीक हो गया। अरे जनाब, आप आज वीक नहीं हुए हैं, आप 10-12 साल से वीक बनाए गए हैं। इसमें गलती किसकी है? गलती है सबसे पहले रैट रेस की। टीचर्स का टारगेट ये है कि कुछ ऐसी पढ़ाई हो कि मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है? फंडामेंटल स्टडी देखी जाएगी। हम भी चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाए, ये भी एक समस्या है। इसकी वजह से फंडामेंटल वीकनेस आती है। तो ज़ीरो फ़ियर मैथ के चैनल से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़ें, उसको ज़ीरो से लेके लास्ट तक पढ़ें। तब आप कितना भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस होगा, उसके रूट तक पहुँचेंगे और आप उन सवालों के जवाब बड़ी आसानी से कर पाएँगे। ठीक है? गैप्स इन फाउंडेशनल नॉलेज मैंने चर्चा कर लिया, इफेक्टिव इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स मैंने बता दिया। टीचिंग मेथड इनइफेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, दिक्कत वहीं पे है। हमने पूरा सिलेबस कवर ही नहीं किया है। लेकिन जो एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, जहाँ रियली इंडिया के टॉप कॉम्पिटिशन्स हैं, उनका क्वेश्चंस ही कंप्लीटली आपके थ्योरेटिकल नॉलेज से होता है। पूरे थ्योरी से निकाल के वो स्मॉल न्यूमेरिकल्स निकाल लेते हैं वहाँ से, मल्टीपल क्वेश्चंस निकाल लेते हैं और आपको लगता है अरे ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया? मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आपने सब पढ़ा है, आपको याद नहीं है। मुश्किल की बात ये है कि आप 10-12 साल जो अपना इतना कीमती समय लगाए हैं पढ़ाई में, वो 10-12 साल आप सिर्फ रट के क्लासेस पास करने में मेहनत किए हैं। आपके साथ वो थ्योरी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई और वही सारी चीज़ें फिर से आप 12 साल का सारा सारी गलतियाँ आप 2 से 3 साल, 4 साल में मेहनत करके निकालना चाहते हैं,
फिर आपको वीक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि कहाँ से होगा? 12 साल की पढ़ाई आप 3 साल में कैसे कर पाएँगे? इसलिए जो भी बच्चा आज भी स्ट्रगल कर रहा है, जो दूसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 10वीं में है, आप गार्डियन हो के, टीचर हो के उनको इस बात को समझाएँ कि एक चैप्टर के अंत में जो 5 क्वेश्चन्स हैं और राइट, रॉन्ग, टिक और फिल इन द ब्लैंक्स भरने से उनका फंडामेंटल नॉलेज एनहांस नहीं होगा। उस 5 क्वेश्चन्स के पहले जो 3 पन्नों की किताब में थ्योरी है, उनको वो समझना पड़ेगा और टीचर्स आपको उनको समझाना पड़ेगा। ओवरलोडेड करिकुलम लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर-सा बात है आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने जाएँगे, उसका सिलेबस तो बड़ा है। यूपीएससी के सिलेबस में सिंपल एक लिख देगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है? 1 लाइन का सिलेबस है लेकिन ये इतना बड़ा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री 10-12 साल में जितना हम पढ़े हैं क्या रट के आगे बढ़े हैं और पीछे की चीज़ों को भूलते गए हैं, वो सब एक साथ आपको हिट करेगा। इवन आप आईआईटी क्रैक करने जाते हैं, आपने 12 साल 12th तक की जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, वो मैथमेटिक्स में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया हूँ कि सीक्वेंशियल सब्जेक्ट है। एक सीक्वेंस में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तभी a प्लस बी के क्यू तक जाएँगे, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? तो एक छोटे-छोटे चैप्टर्स की माला है, जो सब मिलके एक स्ट्रेंथफुल स्टडी ज़ोन क्रिएट होता है, ठीक है? तो कोई करिकुलम ओवरलोडेड नहीं है, हमने 10-12 साल काफ़ी बर्बाद किए हैं, इसका रिज़ल्ट अचानक से हमें टफ लगा। अब इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, सबसे पहले लो सेल्फ एस्टीम अगर आपकी थ्योरी कमज़ोर है, पहले चैप्टर की, दूसरे में जाएँगे, तीसरे में जाएँगे, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा और आपको लगने लगेगा कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। जैसे ही आया एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन हो जाएगा और लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। जब आपको ए, बी, सी अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है, उसके बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया का स्पेलिंग रटने के लिए बोल दिया जाए, तो बहुत ही टफ काम होता है। इन एग्ज़ाम्पल से आप समझें। उसके बाद फ़ियर ऑफ फेल्योर, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट नेगेटिव है आपने तीसरी क्लास में पढ़ा था, यार मुझे तो याद नहीं, वो तो मैं रट के पास हो गया था। मैं बहुत बार देखा हूँ कि बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल 5th से 6th में जाते हैं, 5th की बुक या तो छोटे भाई-बहन को मिल जाती है या रद्दी में चला जाता है, ठीक है? लेकिन और साथ-साथ अगर उस क्लास का क्वेश्चन्स उनको मैं पूछूँ, तो वही बताते हैं अंकल, भैया, चाचा जो भी है, अरे वो तो पिछले क्लास में था, वो तो खत्म हो गया, अब तो मुझे पता नहीं है। लेकिन बेटे स्टूडेंट्स जब आप पढ़ोगे आगे, तो वही सारी चीज़ें जब दोबारा से पूछी जाएँगी, तब क्या करोगे आप? तो इसी वजह से सिलेबस काफ़ी टफ हो जाता है। अब फैमिली फैक्टर्स भी हैं कि अनस्टेबल होम एनवायरनमेंट हो गया आजकल का, हम सब बिज़ी हैं, पैसे सबको चाहिए, टाइम घर में किसी के पास है नहीं। हम बच्चे से इंटरैक्ट तभी होते हैं जब मार्क्स वाले डे आते हैं या पीटीएम आता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बार बच्चे को देख लेंगे कैसा पढ़ रहा है। मार्क्स ग्रेड से उसको जज कर लेंगे, बाकी पूरे साल बेचारे ने कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं होता है। भले ही गलती हमारी भी नहीं है, समय का अभाव है हर किसी के पास। क्योंकि शायद अगर उन बातों पे फ़ोकस करने के लिए घर में ध्यान लगाएँ, पता चला स्कूल का फ़ी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ महँगे हो चुका है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, वही बात सिंपल, जो अच्छी फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अब बाकी जो बेसिक फैकल्टीज़ मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि टीचिंग किसी भी इंसान का लास्ट प्रोफ़ेशन होता है। कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले ग्रेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश करता है। वहाँ नहीं कर पाता है, फिर वो सेकेंडरी लाइन में आता है, ग्रुप बी, ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाता है। वहाँ भी जो बच्चे फ़िल्टर हो जाते हैं, फिर जो हम बचते हैं, वो टीचर्स बन जाते हैं। तो ज़ाहिर-सा बात है कि हम जो खुद जिन गलतियों को झेले हैं, वो गलतियाँ स्टूडेंट्स को इम्पोज़ करते हैं। तो कुल मिला के वही बात, रैट रेस अगेन। तो दूसरा है कि जो हाँ, एक और बात है जिस पे हालाँकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरा ओपिनियन है, नहीं चाहूँगा कि कोई इसको कहीं क्लेम करे। जैसे जब भी आजकल स्कूल्स का ट्रेंड ये है कि टीचर्स की सैलरीज़ इतना कम रखा जाता है उनका, इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना टफ चैलेंज है बच्चों को पढ़ाना, उसके लिए वो जितना उनको वेजेस मिलना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में बहुत कम वेजेस के साथ वो काम कर रहे हैं। इनमें भी वो भी डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो जब खुद ही डिमोटिवेटेड हैं, स्ट्रगलर हैं, तो फिर कैसे एक बच्चों को अच्छा चीज़ दे पाएँगे, अच्छा सिलेबस कवर करा पाएँगे।
और जो हाइली पेड इंस्टीट्यूट हैं, वो आम आदमी के ज़ोन से बाहर हैं, उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे। अब हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स पे भी हम बात करेंगे, इसमें विज़न और हियरिंग प्रॉब्लम्स है, वो तो अगर बच्चा सिर दर्द की कंप्लेन करता है या फिर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप डॉक्टर से मिलें। उसके बाद अनडायग्नोस्ड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं, तो जब भी बहुत ज़्यादा बच्चों को सिलेबस और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा-सा काउंसलिंग या फिर मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। ख़ैर ये तो मेरे ज़ोन से बाहर की चीज़ें हैं। हाँ, हम ध्यान दे सकते हैं कि पुअर स्लीप और न्यूट्रिशन ना हो, बच्चे को खाना अच्छा खिलाएँ, ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग एज है, इस समय प्रोटीन इनटेक और अच्छे हाई वैल्यू न्यूट्रिशनल फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम आप सोच भी नहीं सकते कि एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कितना ज़्यादा नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ता है। क्रोनिक इलनेस ये भी डॉक्टर का टॉपिक है, ये हमारे ज़ोन से बाहर हाँ, फटीग ये भी ध्यान दें एक बच्चा जो सुबह उठ के स्कूल जाता है, अब आधे घंटे, 1 घंटे बस का सफ़र करके जाना, उसके बाद आना, बड़ी बैग, किताबों का बोझ, इन सबको हैंडल करते-करते उतना थक जाता है कि उसका सारा फ़ोकस तो उसके थकान पे चला जाता है। वो सिलेबस के साथ कैसे कॉप अप कर पाएगा? कोशिश करें कि इनफ एक्सरसाइज़ करवा के बच्चों को फिज़िकली आप मजबूत रखें ताकि वो इन सब कामों को करने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि पढ़ाई पे वो फ़ोकस कर पाए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पीयर एंड सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। बुलिंग जैसे क्या होता है कई बार कि बच्चे चूँकि बहुत ही मिट्टी जैसे सॉफ्ट होते हैं, जैसा ढाल दिया जाए वैसा ढल जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी टीचर से मिलें तो उनको समझाएँ कि कभी भी बच्चे को डाँटना, फटकारना, पनिशमेंट देना ये ज़्यादा ना करें। क्योंकि ग्रोइंग एज में कौन-सी बात किस बच्चे को चुभ जाए और उसके वजह से पढ़ाई से ऐसी नफ़रत उसके जीवन में आ जाए कि आने वाले समय में कभी भी उस पढ़ाई को उस लेवल से देख ही नहीं पाएगा, जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो क्यूरियोसिटी मिस कर जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, क्लास में पूछें दोस्त हैं क्योंकि होता क्या है कि पढ़ना सही में काम है, तो बच्चे जब ज़्यादा लंबा-चौड़ा लेक्चर सुन लेते हैं या टीचर्स की डाँट खा लेते हैं, तो दोस्त वहाँ होने चाहिए 2-4 जो आपस में डिस्कस करके वो बड़े आराम से फिर उस सारे फ्रस्ट्रेशन को निकाल देते हैं। तो या अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Long-term academic delays, decreased confidence and self-worth, risk of school dropout, emotional and behavior issue। करीब-करीब इन टॉपिक्स को मैं कवर कर दिया हूँ, फिर भी रिवाइज कराता हूँ मैं। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ ये आता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने क्लासेस में थ्योरीज को स्केप कर करके अगली क्लास में गए हैं। हर अगली क्लास में बच्चा अपने आप को और ज्यादा वीक समझता है क्योंकि उसे तो ये लगता है 6 क्लास मैंने खत्म कर लिया अब उसकी जरूरत नहीं है लेकिन 7th 8th 9th में फिर पुराना सिलेबस उसके दिमाग को तंग करने पहुँच जाता है क्योंकि पढ़ाई पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये पूरी की पूरी माला है। तो टीचर्स और गार्डियन से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप पुरानी किताबें कहीं फेंके नहीं, उसको अपने घर में रखें और जब भी गर्मी की छुट्टियाँ हो या फिर वीकेंड हो, लीजर टाइम हो, उन किताबों को ही पलट के बच्चों के साथ थोड़ा बैठें और उनसे पूछें कि बेटा लास्ट ईयर आपने ये पढ़ा था, क्या याद है आपको? और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर 12वीं तक का सारा सिलेबस इंसान ने थ्योरेटिकली अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो 80% एग्ज़ाम बड़ी आसानी से वो क्रैक कर सकता है और बहुत-बहुत अच्छा सफल होगा। हाउ पेरेंट्स एंड टीचर कैन हेल्प रेगुलर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक आप बच्चे से बात करें और बच्चे से बात करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप बच्चे के लेवल तक सोचें। अगर जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, इसका मतलब वही डिलीवर मैं बच्चे को करूँगा तो नहीं समझेगा। मुझे उस लेवल तक आना होगा कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर उस लेवल तक हम पहुँचेंगे तभी वो खुल के अपनी समस्याएँ बता पाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन सिखा रहे हैं और एक बच्चों को स्क्वायर रूट में दिक्कत है, तो वो शर्म से नहीं पूछेगा आपसे कि सर मुझे स्क्वायर रूट में दिक्कत आ रही है, मुझे एक बार समझा देंगे क्या? सेल्फ जजमेंट से डरता है वो। तो आप उसी समय थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को कवर करें और उससे पूछें कि कहाँ दिक्कत है।
उसके बाद इमोशनल सपोर्ट और एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं बोला पढ़ाई आसान तो है, लेकिन सही मेथोडोलॉजी और सही टेक्निक्स के साथ करें तो। अब कब हेल्प लेना है, जब आपको लगे कि परसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस है डिस्पाइट सपोर्ट, ये सब बातों को फॉलो करके भी अगर नहीं कॉप अप हो रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस के साइन आते हैं, बच्चे का एजिटेशन, चिढ़ना, पढ़ाई का चर्चा करते ही उसका बुरी तरह से फेस एक्सप्रेशन चेंज होना, बिहेवियर आउटबर्स्ट और विथड्रॉवल, ये सब वही टॉपिक है। तो जब ऐसा आए तो आपको ध्यान देना है। अभी कंक्लूजन आते हैं इस सारे वीडियोस पे कि हर चाइल्ड सक्सीड कर सकता है अगर उसको राइट सपोर्ट मिले। ठीक है, जब भी उसकी दिक्कतें हैं तो उसके रूट को, उसकी कमियों को अगर आप समझेंगे, उस पे वर्कआउट करेंगे तो जाहिर-सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। टीचर्स, पेरेंट्स का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, मिल के बात करें, पीटीएम में डिस्कस करें, कुछ हाइड ना करें। अगर बच्चे में कोई कमी है, आप टीचर्स को बताएँ, टीचर्स भी अगर कुछ ऐसी कमी है स्कूल में, फैकल्टी मैनेजमेंट में, तो गार्डियन से शेयर करें। हम मिल के ब्राइट फ्यूचर बनाएँगे बच्चों का। हम आप यहाँ किसी पे ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें तो बस कुछ ऐसा तकनीक चाहिए कि भारत का हर बच्चा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक ब्रिलियंट अच्छा पायलट, अच्छा आईआईटीएन बने। क्योंकि दिक्कत फंडामेंटल स्टडी में है, इसलिए आप देखें कि आज भी इंडिया जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छा जहाज, बहुत अच्छा कई चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, जिसके लिए हम फॉरेन इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम फंडामेंटल स्टडी से चूक रहे हैं, बस मनी रेस में लगे हैं, मार्क्स रेस में लगे हैं। इस चीज़ को हमें चेंज करना है और इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं कोशिश करूँगा, हालाँकि मैं एक खुद सेंसिटिव जॉब में हूँ, मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ वीडियोज़ बना के बच्चों के लिए रखूँ ऐसा जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो पढ़ाई की जो जर्नी है, वो बोरिंग ना हो कि इतना इंटरेस्टिंग होने लगे कि बच्चा खुद से फिफ्थ में पूछने लगे कि अरे! ये तो मुझे सारा समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट क्लास में क्या है मैं जानूँ। तो ये क्यूरियोसिटी जिस दिन बिल्ड अप हो जाएगी बच्चे में, जब बच्चे सवाल करना शुरू करेंगे, अगली किताबों के बारे में पूछना शुरू करेंगे, तब इस क्यूरियोसिटी में फिर वो बहुत ही आगे जाके बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाएँगे। एंड एट एंड आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो या फिर कुछ आप काउंसलिंग चाहते हैं, या काउंसलिंग गलत वर्ड यूज़ किया मैंने, बिकॉज़ आई एम नॉट सर्टिफाइड काउंसलर, बट फिर भी चूँकि मैं बहुत पहले से टीचिंग का काम कर रहा हूँ, इसलिए जो भी डाउट्स हो आपके, आप मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि उनका समाधान लाऊँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी नीडी है उसके काम आ जाए और उसकी जो समस्याएँ हैं सॉल्व हो सके। तो एक अच्छे वादे के साथ कि मैं एंटायर सिलेबस जो भी अप टू 10th आने वाले साल 2 साल में पूरी वीडियोज़ बना के और बच्चों के लिए रख दूँगा, ताकि वही कॉन्सेप्ट क्लेंस उनका हो और उनको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगे। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ, संकल्प के साथ कि ज़ीरो फ़ियर मैथ के साथ मुझे मैथ का डर मिटाना है और एक क्लास में बैठे वीक से वीक स्टूडेंट के अंदर भी इतना कैलिबर आए कि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैथमेटिक्स को ऐसे सॉल्व करे, जैसे वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, मोबाइल में गेम देखता है या यूट्यूब से रील देखता है। उस लेवल की उसकी प्रिपेयर्डनेस होगी। चलिए भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा मैं कर पाऊँ और आप भी मेरा साथ देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।